अरविंद मोहन जी, मेरा पहला सवाल तो ये है कि पिछली सरकार भी जब भी इस तरह की चीजें आती हैं तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ये चीजें हो रही, और जो विपक्ष में होता है वो बोलता है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का तो बहाना बनाया जा रहा है। दरअसल सरकार मैनेज नहीं कर पा रही, सरकार अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है, उसे जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा रही है, इसलिए ये हालात पैदा हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एक बड़ा कारण बताया जाता है। दूसरा, जो अजय जी ने कहा, मैं इस सवाल पर भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं कि अगर डॉलर मजबूत होता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो हमारे जब रुपए कमजोर होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था क्यों मजबूत हो जाती है? जी। मुकेश जी, allow me to put things in perspective. मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए काम कर रहा था जिस समय वैश्विक मंदी आई 2008-9। हम एक मेजर स्टडी कर रहे थे, वाज अ लार्ज टीम, और हम ये 200 देशों को ट्रैक कर रहे थे। हम ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे कि जो दुनिया के एक हिस्से में, अमेरिका और यूरोप में, जो वीकनेस आ रही है 2008 में, उसका सारी दुनिया में असर क्या होगा। क्योंकि मेरा और कुछ और लोगों का इंटरेस्ट हिंदुस्तान में ज्यादा था, तो हिंदुस्तान को खासतौर पर ट्रैक कर रहे थे। उस समय ये दिख रहा था कि इंडिया, क्योंकि ये वीकनेस हमारे यहाँ से नहीं आ रही थी, दुनिया के दूसरे हिस्से से आ रही थी, तो उस समय हमें ये साफ दिख रहा था कि हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। उसके कुछ की इंडिकेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, जीडीपी आपकी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। जीडीपी में भी आपका इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट अगर उस दशक में देखें, पहले दशक में सेंचुरी के, तो 7.2% आपकी लगभग 10 साल की जीडीपी की ग्रोथ है। 7.5% इंडस्ट्री की ग्रोथ है, 9% के ऊपर सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है। एग्रीकल्चर जरूर फ्लक्चुएट कर रहा था। ये आपके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट पिछले 40-50 साल की जब आप देखते हैं, लगातार डिकेड आफ्टर डिकेड, 70 के दशक में 3.5%, 80 में 5%, 90s में 6.8%, और फिर अब 7. ये एक फिनोमिनल ग्रोथ स्टोरी थी। सिमिलरली जब आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट, एफडीआई लगातार 2006 से पहले आप जब देख रहे हैं तो एफडीआई हमेशा कम था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज्यादा था। 2006 में ये स्टोरी चेंज होना शुरू होती है। 18 बिलियन डॉलर का आपका इनफ्लो दिखाई पड़ता है, विच इज लार्जर देन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये 2006 में। 2007 में ये बढ़कर के 27 बिलियन डॉलर हो जाता है। 2008 में पहुंचते पहुंचते 28 बिलियन डॉलर क्रॉस करता है। 2008-9 जब ये पीक पर है दुनिया की क्राइसिस, हिंदुस्तान में 32 बिलियन डॉलर का एफडीआई आता है। फिनोमेना। जीडीपी में जब आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो जब कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो वो 37% जीडीपी का इन्वेस्टमेंट है। फिनोमिनल। इंडिया 2001 में फिनोमिना था जब 24% जीडीपी इन्वेस्ट हो रहा था, लगभग एक चौथाई। हम उस फिनोमिना को इंप्रूव कर देते हैं 2009 में, और लगभग 2008-9 में 37% इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इस इन्वेस्टमेंट की भी विशेषता ये दिख रही है कि 37 का 35.5 डोमेस्टिक सेविंग से फाइनेंस हो रहा है, 1.5% विदेशी सेविंग से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फाइनेंस हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स थे, और ये स्पष्ट दिख रहा था कि दुनिया गर्त में भी चली जाएगी हमारे स्ट्रॉन्ग फंड, क्योंकि ग्लोबल वीकनेस और डोमेस्टिक फंडामेंटल्स का इंटरेक्शन है जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। उस समय और आज की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप डिफरेंट इंडिकेटर्स, सभी में आपको वो रोबस्टनेस नहीं दिखाई पड़ रही है, रिलेटिव वीकनेस दिखाई पड़ रही है। मिसाल के तौर पर, आप जब निवेश की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आज 26-27% पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। 37% से आप 26-27, 30 अब हमारे लिए एक। लेकिन अरविंद जी, आज ही निर्मला सीतारमन का बयान आया है, वो मोहतरमा कह रही हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट मनमोहन सिंह की रिजीम 10 साल में हुआ है, उससे दोगुना इन्वेस्टमेंट इन 8 सालों में हुआ है। ये दावा कहां से, वो कौन से आंकड़े हैं जिनके आधार पर वो कह रही हैं? ये तो आंकड़े देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, और वो क्या किस सोर्स, जो मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको बता रहा हूं। आज हमारा इन्वेस्टमेंट बमुश्किल 26-27% में स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटेन करने के लिए। और जो टोटल निवेश, देखिए, क्योंकि जीडीपी के प्रोपोर्शन में 10 साल में जीडीपी आपका जो बेस है वो बढ़ता जा रहा है,
और ये हम प्रोपोर्शनल टर्म्स में कर रहे हैं। जो एब्सोल्यूट सेंस में आप कहेंगे तो हो सकता है कि उनकी बात ठीक हो, लेकिन आप एब्सोल्यूट सेंस में इसको मेजर करना उचित नहीं है। ये रिलेटिव स्टोरी है, और रिलेटिव जी क्योंकि इन्वेस्टमेंट को आप जीडीपी के प्रोपोर्शन में देखेंगे। आप 6% भी अगर एवरेज आपकी ग्रोथ रेट दिखाई पड़ रही तो स्टोरी चेंज हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है, ये लार्जर रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैंने उनका डेटा नहीं देखा इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो जी मोटे तौर पर हिंदुस्तान का पहला सच तो ये दिखाई पड़ रहा है कि आज हमारे फंडामेंटल्स तुलनात्मक तौर पर काफी वीक हैं। हम दुनिया की रिलेटिवली वल्नरेबल इकोनॉमीज में हैं, जो हम 2008-9 में देख रहे थे कि वैश्विक मंदी का असर हिंदुस्तान पर उतना नहीं होगा, आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं है। ये पहला चैलेंज है। दूसरी बात जो आपने उठाई कि क्या रुपया वीक होगा तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, मुझे नहीं लगता। आई एम कन्विंस कि ये सच नहीं है। देखिए, ईस्ट एशिया के जो छोटे छोटे देश है, ये ट्रेडिंग नेशंस हैं। उनके लिए अपना एक्सपोर्ट सस्ता कर देना ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ग्लोबल डिमांड पे डिपेंड करती है। हम बिल्कुल अलग अर्थव्यवस्था है, हम अपने आप में एक कंप्लीट इकोनॉमी है, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जब आपका डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोलियम, आप 80% पेट्रोलियम आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए महंगा हो गया। आपके क्रिटिकल इंपोर्ट्स, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, चाहे डिफेंस रिलेटेड रिसर्च हो, न्यूक्लियर रिसर्च हो, स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट्स आपके सब महंगे होते जा रहे हैं, और वो आपके लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको याद हो तो 1990 के जब रिफॉर्म्स हैं, उसका एक बड़ा रिफॉर्म आपका, पहले हम डिवैल्यूएशन शुरू करते हैं, फिर जिसको रुपए की परिवर्तनीयता की तरफ हम ले जा रहे हैं, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस थे, ताकि हिंदुस्तान की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। अब जब भी डॉलर महंगा होगा, हिंदुस्तान के लिए आर्थिक चैलेंज होगा। फॉर एग्जांपल, ये तो एक चैलेंज है कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से मेजर इंटरवेंशन 90 से लेकर लगातार करते रहे। सिमिलर चैलेंज है कि इन्फ्लेशन। आप आरबीआई की 10 साल की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, लगातार ये दिख रहा है कि 60% आपका इन्फ्लेशन के 4 बड़े कारण हैं, जिसमें से 60% इन्फ्लेशन 2 कारणों से। 30% इन्फ्लेशन आपका इंपोर्टेड है पेट्रोलियम की वजह से, और दूसरा 30% इन्फ्लेशन आपका एग्री लेड इन्फ्लेशन है, खासतौर पे वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल सीड, पल्सेस। 60% इन्फ्लेशन यहां से आ रहा है। अगर आपका इंपोर्ट बढ़ जाए, महंगा हो जाएगा, तो आप इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में मैनेज ही नहीं कर सकते। आरबीआई के लगातार जो आप इंटरवेंशन आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा रहे हैं, और मैं पूरी तरीके से कन्विंस हूं कि ये इन्फ्लेशन पर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि 60% इन्फ्लेशन आपका, पेट्रोलियम का इन्फ्लेशन आरबीआई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर का जो इन्फ्लेशन है वो सेक्टोरल है, आरबीआई के पास कोई टूल ही नहीं है उस इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए। जो टूल्स हैं उसको हम इनिशिएट ही नहीं कर रहे, उसको यूज ही नहीं करने। तो मेरा मानना है कि अपने आप में हिंदुस्तान के लिए बड़ी समस्या है। रुपए जितना गिरेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स आपको और वीक होते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, आपको जोड़ना